दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हैदराबाद में या फिर सारे हिंदुस्तान में आज के वक्त इलेक्शन एक मजाक बन के रह गया है, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्शन कमीशन खुद एक मजाक बन के रह गया है। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कहीं पर वोट्स की चोरी होती है, तो कहीं पर सीना चोरी होती है। कोई कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट किसी दूसरे कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट की बॉडी शेमिंग करता है, तो कोई किसी के रिलीजन पर बैड कमेंट्स करता है, कोई किसी की पर्सनल लाइफ को पब्लिकली डिस्कस करता है, तो कोई धर्म के नाम पर वोट्स मांगता है, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग के नाम पर स्टैंड अप कॉमेडी करता है, तो कोई किसी को नॉन पॉलिटिकल चैलेंजेस देता है। क्या इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है या इलेक्शन कमीशन के कोई रूल्स नहीं है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए? दोस्तों आज हम यही समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन कब और क्यों एस्टैब्लिश हुआ है और इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के रूल्स क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि कैसी कंट्रीज में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। देखिए टू टाइप्स के कंट्रीज होते हैं, एक होता है डिक्टेटर कंट्री, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। डिक्टेटर कंट्री हम उन कंट्रीज को कहते हैं जहां पर नेपोटिज्म चलता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, वहां पर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट किए जाते और नहीं पब्लिक को हक दिया जाता है अपने वोट के जरिए अपनी पसंद का लीडर चुनने का। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री हम उन कंट्रीज को कहते हैं जहां पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं और पब्लिक को पूरा हक दिया जाता है अपने वोट के जरिए अपनी पसंद से लीडर चुनने का। दोस्तों अब हम समझेंगे कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन कब और क्यों एस्टैब्लिश किया गया। देखिए हम सब जानते हैं कि 1947 में इंडिया को आजादी मिली। जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया को एक ऐसे डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी जो फ्रंट रो में ठहरकर मुल्क के सारे फैसले जिम्मेदार बनकर ले सके। लेकिन इंडिया इस तरीके से तैयार नहीं था कि वो जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाकर अपना प्राइम मिनिस्टर चुन सके। तभी सारे लीडर्स मिलकर यह फैसला लेते हैं कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपना अपना नॉमिनेशन डालेंगे और सारे लोग मिलकर किसी एक को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुन लेंगे। देखिए वैसे तो बहुत सारे नॉमिनेशंस आते हैं, लेकिन उसमें दो बहुत बड़े चेहरे होते हैं। एक होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे होते हैं जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही पढ़े लिखे काबिल तालीम याफ्ता लोग थे, दोनों के पास बैरिस्टर की डिग्री थी। सारे लीडर्स का मानना यही था कि भाई अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा क्योंकि ये सबसे सीनियर लीडर है। लेकिन गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को सजेस्ट करते हैं। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र 72 ईयर्स थी और जवाहरलाल नेहरू की उम्र 58 ईयर्स थी। इसीलिए गांधी जी का सजेशन था, ये कहना था भाई अगर हम जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो ये अपने न्यू आइडियाज यंग आइडियाज लेकर आएंगे। और जवाहरलाल नेहरू की यूथ में एक अच्छी पकड़ भी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को बहुत मानते थे, उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, उनके डिसीजंस की फैसलों की बहुत रेस्पेक्ट करते थे और उन्होंने बहुत इजीली अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आगे बढ़ा दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1947 में ही होम मिनिस्टर बना दिया गया था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया था। इसी तरह बिना इलेक्शन कंडक्ट किए जवाहरलाल नेहरू को सिलेक्शन की बेसिस पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया। लेकिन अब ऐसा तो हमेशा होने वाला था नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन था कि भाई हमको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था और इनको बना दिया गया। तभी जाकर क्या हुआ कि 1947, 48, 49, 50 तक जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 25 जनवरी 1950 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। इसीलिए कि भाई अगली बार से हम जो भी प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे या सीएम वगैरह चुनेंगे वो हम इलेक्शन की बेसिस पर चुनेंगे और इलेक्शन सारे रूल्स और रेगुलेशन के तहत होंगे और सारे रूल्स कौन बनाएंगे? इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। तब एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 1993 में फॉर्मेट चेंज हो गया, 3 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमिश्नर। 1950 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ इंडिया का और 1951 में हमारा फर्स्ट इंडिया का जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुआ। ये इलेक्शन फर्स्ट रहने से 4 मंथ्स तक चला। उस वक्त इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ 10 लाख पॉपुलेशन थी और जो वोटर्स थे एलिजिबल वोटर्स वो 17 करोड़ 30 लाख वोटर्स थे, जिसमें से 85% इलिटरेट थे, यानी कि अनएजुकेटेड थे, जिनको हैंडल करना और समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए 4 मंथ्स तक इलेक्शन चलता रहा। फिर जाकर इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन में भी पब्लिक ने जवाहरलाल नेहरू को ही अपना प्राइम मिनिस्टर चुना और जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यूअसली 1964 तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। जब वो एक्सपायर्ड हुए 1964 में, तब जाकर के फिर प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। दोस्तों अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्शन कमिश्नर का रोल क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका रोल इलेक्शंस कंडक्ट करने में कितना उनको फेयर होना चाहिए और उनको क्या पावर्स दिए जा रहे हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा तेलंगाना गवर्नमेंट की जो पब्लिश की हुई 10th क्लास की सोशल रीडर है, मैं उसी के तहत आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें एक लेसन है इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, मैं उसी में से जो है कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पेज नंबर 231 है, जिसमें टॉप पर एक पॉइंट दिया गया है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। The Chief Election Commissioner is the head of the Election Commission of India. Indian Constitution guarantees certain powers to the Chief Election Commissioner to conduct elections for central and state legislatures in a smooth and a fair manner.
यहां पर देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये हेड है बोलकर बता रहा है, इलेक्शन कमीशन के हेड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको पूरा पावर दे रहा है और पब्लिक को ये गारंटी दे रहा है कि भाई ये अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करेंगे और एकदम चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो यानी कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, ये एकदम फेयर जो है स्मूथली काम करेंगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है पब्लिक को। पेज नंबर 232 यहां नीचे एक पॉइंट दिया गया है, इलेक्शंस द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नाम दिया गया है। चलिए उसके बारे में ये क्या कहते हैं पढ़ेंगे। The Election Commission announces the schedule of election. Since then, the model code of conduct comes into effect. जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर करता है वहां से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये पावर में आ जाएगा, यानी कि ये अप्लाई होना शुरू होगा। According to this, all the people and the candidates contesting the elections shall abide by the rules and regulations of the Election Commission. इसी के मुताबिक सारे जो लोग रहेंगे, जो कैंडिडेट्स रहेंगे, जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये इलेक्शन इसी के मुताबिक लड़ेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे इलेक्शन कमीशन के, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अबाइड मींस एक्सेप्ट करना। वायलेशन ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस इज ट्रीटेड एज माल प्रैक्टिसेस फॉर विच डिसिप्लिनरी एक्शन शैल बी इनिशिएटेड। अगर आप इसका वायलेशन करते हैं, आप इसके खिलाफ जाते हैं, तो आपको माल प्रैक्टिसेस के तहत यानी कि अपने प्रोफेशनल जॉब को लेकर बहुत ही गैर जिम्मेदार होना, केयरलेस होना, ये मानते हुए आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनिशिएटेड मींस एक्शन लेना शुरू कर दिया जाएगा आपके ऊपर। अभी आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ऐसा होता है? कितने सारे वायलेशंस होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, कितने सारे रूल्स तोड़े जाते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। क्या इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है? चलिए अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। नो पर्सनल कमेंट्स शैल बी मेड दैट आर नॉट रिलेवेंट टू पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि किसी की भी पॉलिटिकल लाइफ से हटके आप पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये वायलेशन नहीं होता है कोड ऑफ कंडक्ट का हमारे इलेक्शंस में? ठहरकर स्ट्रीट से, पब्लिक गैदरिंग से दूसरों की पर्सनल लाइफ पर डिस्कशंस होते हैं, उनकी पब्लिकली जो है उनकी पर्सनल लाइफ को बोला जाता है कि आप पहले यहाँ थे, वहाँ थे, वो कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से करेंगे, वो कैसे हुआ। ये सब पॉलिटिकल लाइफ को छोड़कर जो है आप पर्सनल लाइफ पर चले जाते हैं। तो क्या ये वायलेशन नहीं है? चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन प्लेसेस सच एज चर्च, मॉस्क, टेम्पल, अदर होली प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नो कैंडिडेट शुड कैनवेस कैंपेन। यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप कोई भी चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, आप टेंपल हो या मॉस्क हो, कहीं पर भी आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं कर सकते कि आप इनको जिताइए, उनको जिताइए, हमको वोट दीजिए, उनको मत दीजिए, आप नहीं बोल सकते। लेकिन क्या आपको ये वायलेशन देखने को नहीं मिलता है आज? बिल्कुल मिलता है। फिर कहाँ है हमारा इलेक्शन कमीशन, आप मुझे बताइए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। नो कैंडिडेट्स shall influence the voters either by giving cash or any articles। कोई भी कैंडिडेट, जो भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, वो कोई भी वोटर को जो है कैश या दूसरा कोई भी लाइक दारू की बोतल हो गई, बिरयानी का पैकेट हो गया, साड़ी हो गया, शर्ट वगैरह, ये तमाम कोई भी चीज जो है आप देकर उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे वोट डालिए। आप अपने वादे कर सकते हैं, आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकली क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उन्होंने क्या वादा किया और आपके पास क्या डेवलपमेंट नहीं आया। लेकिन वो हरगिज जो है पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई कैश या दूसरा ऑर्नामेंट किसी को आप दे सकते हैं कि आप हमको वोट डाले बोल करके। तो क्या ये वायलेशन नहीं होता है? कैश बांटे जाते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। नो वोटर शैल बी यूज्ड टू कास्ट हिज हर वोट इन अदर्स आइडेंटिटी। ये देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम दूसरे की आइडेंटिटी से वोट नहीं डाल सकते, यानी कि जिसकी जो आइडेंटिटी है वो वही आइडेंटिटी से वोट डालेगा। उसको कुछ बोलते हैं, हमारे पास बहुत होता है, बहुत सारे वोट वैसे डलते हैं हमारे कंट्री में। मेरे जहन में नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ बोलते हैं जो फेक वोट्स डालते हैं लोग दूसरों की आइडेंटिटी से, उसको कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये बहुत होता है। फिर आप मुझे बताइए, रिसेंटली ये वोट चोर बोलकर भी जो कैंपेनिंग राहुल गांधी चलाए थे, ये इसी के ऊपर हुआ था कि फेक आइडेंटिटी से जो लोग, कई सारे लोग जो है वोट डाल रहे थे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो क्या ये वायलेशन नहीं है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नो कैंपेनिंग विद इन 100 मीटर्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग। पोलिंग के दिन जहां पर पोलिंग बूथ होता है उसके 100 मीटर्स में जो है आप कोई भी कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं, वोट डालिए हमको बोल करके। तो अब आप समझ जाइए कि यहां पर क्या ये वायलेशन नहीं होता है हमारे पास? फिर कहां है हमारा इलेक्शन कमीशन? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देयर शुड बी नो कैंपेनिंग आफ्टर और बिफोर द परमिटेड आवर्स। यहां पर बोल रहा है कि जब कोई भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को जो परमिशन दी जाती है कि भाई आप ये ड्यूरेशन में अपना अपना कैंपेनिंग कर सकते हैं,
उससे पहले और उसके बाद आप अपना कोई भी परचम नहीं लहरा सकते, यानी कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस या कैंपेनिंग नहीं कर सकते कि हमको वोट डालिए बोल करके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नो पॉलिटिकल पार्टी शैल ईदर गेट वोटर्स टू द पोलिंग स्टेशन और ड्रॉप द वोटर्स फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन। यहां पर देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को अपनी तरफ से ट्रैवलिंग प्रोवाइड करके ना किसी को पोलिंग बूथ तक ला सकती है, ना पोलिंग बूथ से ले जा करके ड्रॉप कर सकती है। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत नहीं है। क्या ये हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होता है? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को लाते हैं अपने ट्रैवलिंग फैसिलिटी देकर, फिर उनको वापस से ड्रॉप भी करते हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है यहाँ पर वायलेशन माना गया है। Move to next point. Everyone has the right to lead a peaceful life. Taking out rallies in the residential areas and picketing is against the rules. यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई हर किसी को अमन और शांति से जीने का हक है। रेसिडेंशियल एरियाज में यानी कि जहां पर लोगों का घर होता है वहां पर आप रैलीज नहीं निकाल सकते, और ना ही पिकेटिंग में। पिकेटिंग किसको कहते हैं? जो वर्क प्लेस एरिया होता है जहां पर लोग वर्क करते हैं, वहां पर भी आप रैलीज नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना वायलेशन होता है ये पॉइंट का। कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो हॉर्न बजाते हुए, पॉलिटिकल स्लोगन से लगाते हुए रेसिडेंशियल एरिया से, पिकेटिंग से गुजरते हैं। तो क्या ये डिस्टर्बेंस नहीं होता? क्या ये वायलेशन नहीं है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का? कहाँ है हमारा इलेक्शन कमीशन? क्यों ये बैन नहीं होता? अभी देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जहां पर भी इन पॉइंट्स के ऊपर वोट मांगा जाता है, हमको वहां पर वोट नहीं देना है। अगर आप बेहतर इंडिया चाहते हैं तो हमको ये पॉइंट्स जहां पर भी इनका वायलेशन होता है वहां पर हमको वोट वो कैंडिडेट को नहीं देना है। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है, अपना नॉमिनेशन डालता है, तो कुछ अनएजुकेटेड इलिटरेट लोग उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं भाई आपके पास तो पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आप 2 वोट लाएंगे, आपको घर वाले वोट नहीं डालते। देखिए यही तो हमारी कमजोरी है कि हम समझते हैं कि जिसके पास पैसा है वही इलेक्शन जीत सकता है, या जिसके पास पावर है वही जीत सकता है। इसीलिए हमारे पास डेवलपमेंट नहीं होता। हमारे पास इन द सेंस इंडिया में डेवलपमेंट नहीं होता। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है तो हमको उसको वोट डाल करके सामने अपोजिशन पार्टी को ये बताना चाहिए कि अगर हमारा काम नहीं करोगे आप तो हम कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी हम जिता सकते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तभी जा करके अगर अपोजिशन रहेगा तो ये दबाव बना हुआ रहेगा। अगर आप अपोजिशन ही नहीं रहेगा, आप सिर्फ बड़े बड़े पार्टीज को ही आप अगर जिताएंगे तो फिर बड़े पार्टीज तो बड़े पावरफुल रहेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। जैसे ही वो इलेक्शन जीतेंगे वो अपने फार्म हाउस में या अपने कोई महल वगैरह में छुप जाएंगे जाकर के। आप किसको अपने मजबूरियां सुनाएंगे? अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतता है तो आप उसकी आंख में आंख डालकर उस सीना तान के उससे आप बात कर सकते हो। तो कभी भी अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ठहरने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज मत करिए, उसको डिस्करेज मत करिए, उसको एनकरेज करिए और उसको वोट डालने की कोशिश करिए। दोस्तों मैं आपको एक और पर्सनल बात बताना चाहता हूं कि करीब रात के 4 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट करके उठा हूं अभी। तो मैं आपसे पर्सनली ये कहना चाहता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक हिम्मत अफजाई होगी मेरी कि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके लिए बनाऊं। बहुत तेज़ बरसात हो रही है। यूजुअली मैं मेरे तकरीबन वीडियोस में रात के ही वक्त बनाता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ रात में ही वक्त मिलता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि सब लोग जो है कुछ ना कुछ सीखें और आप लोग कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं और हम हमारे जो इंडियंस हैं उनको हम एजुकेट करें और आगे बढ़ाएं हमारी बात को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को।